हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि मैं अब क्लास 12th की स्टडी अपने चैनल पर शुरू करने वाला हूँ। आज से हमारी पहली क्लास है और आज मैं हिंदी की क्लास लूँगा। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मैं अपने YouTube चैनल पर 12th की स्टडी मंडे से शुरू करने वाला था, लेकिन मैं मंडे को अपनी सब्जेक्ट जो मेरी मेन है उसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। आज 3 दिन है, हर सब्जेक्ट के हम 3-3 दिन सेशन लिया करेंगे। देखिए, आज के सेशन में मैं हिंदी पर चर्चा करूंगा, बिल्कुल बेसिक जो आपको पता होना ही चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो इंटर में क्या, आप बिल्कुल लो लेवल पे भी हो, 8वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, कोई से क्लास में हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप वो हिंदी गद्य और जो पद्य से आधारित जो आपके प्रश्न आते हैं, जो हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे। देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस मैं आपको आज बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे समझ लीजिए, आज आपकी हिंदी गद्य क्लास 12th की बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल आधार है। समझ लीजिए, आज हम आधार शुरू करने वाले हैं हिंदी गद्य का। कौन से क्लास के भैया? क्लास इंटर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गद्य होता क्या है, गद्य होती क्या चीज है, ये गद्य और पद्य में बांटा ही क्यों गया, रीजन क्या था। ठीक है, तो गद्य जो रचना होती है वो क्या होती है? छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त वाक्यबद्ध रचना होती है। कैसी मुक्त होती है? इसमें ना तो छंद का ध्यान दिया जाएगा, ना लय का ध्यान दिया जाएगा, ना ताल का ध्यान दिया जाएगा, कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल मुक्त होगी इन चीजों से, और वाक्यबद्ध रचना होगी। अब वाक्य तो आप सभी जानते हो कि शब्दों का सार्थक रूप क्या कहलाता है भैया? वाक्य कहलाता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गद्य होता क्या है। ठीक है, गद्य, गद्य इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि भैया गद्य क्या होती है, गद्य विधा के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि छंद, ताल, लय। ठीक है, छंद, ताल, लय, तुकबंदी, तुकबंदी से मुक्त वाक्यबद्ध रचना, मुक्त वाक्यबद्ध रचना क्या कहलाती है भैया? गद्य कहलाती है, कहलाती है। अब देखिए, ये तो गद्य की डेफिनेशन हो गई भैया। आपसे पूछ ले कि बताओ हिंदी गद्य और पद्य होता क्या है, गद्य की डेफिनेशन बताओ, परिभाषा बताओ कि गद्य होता क्या है, तो आपको सिंपल ये बात बोल देनी है, आपकी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो हमने बता दिया कि हिंदी गद्य की परिभाषा। अब इसके बाद हमसे पूछा जाता है, देखिए आज मैं हिंदी गद्य की चर्चा करूंगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो हम बिल्कुल आज हिंदी गद्य का इतिहास ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं पद्य का इतिहास बताऊंगा। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या कि एक दिन में गद्य एक दिन में पद्य। भैया मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताना चाह रहा हूँ। और देखिए, 3 दिन में मैं इंटर का बिल्कुल आपको सोच रहा हूँ कि जो 10-10 नंबर में आपके प्रश्न मतलब मिल जाते हैं हिंदी गद्य पर आधारित और पद्य पर आधारित, यानी कि कुल मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन आपके फंसते हैं, और 10 नंबर के तो फंसते ही फंसते हैं दोनों तरफ से। तो वो बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाए, चाहे भले ही कितनी भी इंपॉर्टेंट रचना क्यों ना हो, जो मैं बताऊंगा उससे बचेगी नहीं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं, नाटक, जो भी जितनी भी चीजें हैं, जो भी काल विभाजन भी इस तरीके से बताऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए, तो मैंने हिंदी गद्य आपको बता दिया, ये होता है, परिभाषा बता दी। अब इसके बाद अब मैं चलता हूँ भैया कहाँ? इसके विभाजन पर। अब देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आप बिल्कुल छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे होगे कि भैया हिंदी गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं। ये तो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, ये आप पढ़ रखे होगे। लेकिन जो मेन चीज है ना, जो याद रखने लायक चीज है, जो आपका इंटर में भी आपको मिलने वाली है, यानी कि अब हमारी क्लास में मिलेगी हमें, वो क्या है? हिंदी गद्य का काल विभाजन, यानी कि
जो काल विभाजन है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी भी चीज में आप पहुंच जाइए। हिंदी गद्य का काल विभाजन, काल विभाजन, विभाजन, भैया ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इस चीज को आपको पूरी तरीके से तैयार रखना है, चाहे भले ही गद्य का हो काव्य का हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका काल विभाजन ही आपको बताना चाहूंगा कि काल विभाजन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हिंदी गद्य है वो आपका कुल 5 में इम्पोर्टेंट तरीके से, मतलब महत्वपूर्ण तरीके से 5 में बटा हुआ है मुख्य रूप से। लेकिन अभी जो चल रहा है वो हमारा छठा युग है, जिसे बोलते हैं स्वतंत्रोत्तर युग, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो ये 1947 से अब तक हमारा चलता आ रहा है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो 5 हैं वो मुख्य रूप से आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है पूर्व भारतेंदु युग। कौन सा आता है भैया आपका? सबसे पहला आता है आपका पूर्व भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पूर्व भारतेंदु युग जो है ये आपका शुरू कब हुआ था? आई होप कि बहुत सारे लोगों को इसका सही आंसर पता होगा, ठीक है। तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका हुआ था 13वीं शताब्दी के मध्य से, 13वीं शताब्दी। ये यहाँ पे बड़ा वाला सा बनेगा, ठीक है, ध्यान दे लेना। शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया पूर्व भारतेंदु युग। कौन सा है भैया? पूर्व भारतेंदु युग, यानी कि इससे पहले जो भी हुआ हो 13वीं शताब्दी के मध्य से, चाहे कुछ भी हो, वो पूर्व भारतेंदु युग के अंतर्गत हुआ होगा। 1868 ईस्वी तक जो कुछ भी हुआ है, यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 के मध्य में जो कुछ भी रचनाएं हुई हो, जो कुछ भी हुआ हो, वो सब आपका क्या, कौन से युग में आ जाएगा? पूर्व भारतेंदु युग में आ जाएगा। अब आप इतनी बात समझ गए, तो अब चलिए इसमें हम बात करते हैं कि अब इससे आगे क्या आएगा हमारे लिए। तो ये तो पहला हो गया आपका पूर्व भारतेंदु युग। अब हम दूसरे की बात करने जा रहे हैं। दूसरा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये जो पूर्व है इसे हटा दो और दूसरा आ जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग आता है इसके बाद, बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु युग इसके बाद आता है, भारतेंदु युग, ठीक है। अब इसके बारे में बताओ भाई। भारतेंदु युग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका 1868 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1900 में इसकी भी समाप्ति हो गई थी, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस याद रखना है। यहां से 1868 पे ये वाला खत्म हुआ, चलो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये क्या हुआ कि हमारा ये 1868 में खत्म हुआ। अब 1868 में खत्म हुआ तो एक बात ध्यान रखना, ये जो भारतेंदु युग शुरू होगा वो इसी से होगा, इसी से होगा। तो इसी से होगा तो भैया लिख दो यहाँ पे, कब से शुरू हुआ ये आपका? 1868 ईस्वी से, ईस्वी से 1868 ईस्वी से ये आपका शुरू हुआ और 1900 तक रहा। कब तक? 1900 ईस्वी तक रहा ये, 1900 ईस्वी तक रहा। अब आप बोलोगे कि यार ये तो सिंपल काल विभाजन पढ़ा रहे हो, ठीक है, कुछ बेसिक इसके बारे में आप बोल रहे थे, बेसिक से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, तो इसकी जानकारी तो दो। चलिए, अब वही आपके सामने हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चलिए, तो अब इसकी जानकारी आपको बेसिक ही देते हैं। क्या जानकारी है इसके बारे में बेसिक? तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे भैया इसके बारे में बेसिक जानकारी। एक बात बताओ, आपको इसका नाम देखते ही अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताओ भाई भारतेंदु युग के प्रवर्तक यानी भारतेंदु युग का नाम किस लेखक के नाम पर पड़ा, तो आप बोलोगे भाई ये कैसा सवाल है, आपके सामने ही आंसर लिख रखा है, तो आप ये बोलोगे। लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए
अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो ये भारतेंदु जो युग है, ये आपका, ये भैया किसके नाम से पड़ा था, ये बात हम आपको बता दें, ये आया था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी। अब ये इस युग के प्रवर्तक थे, ये बात हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक बात बिल्कुल ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आगे। आगे बढ़िए भैया, 1900 तक ये पहुंच गए। ठीक है, अब इनके बारे में भी बाद में, अभी देखिए इन से रिलेटेड बिल्कुल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इन कालों से, जो ये युग आपके सामने लिखे हुए हैं, भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग, इनमें जो रचनाएं की गई थी वो रचनाएं भी आपको बिल्कुल बताई जाएंगी कि कौन कौन सी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए, तो वो वही बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है काल विभाजन भैया, ये हमको पूरा करना है आज की वीडियो में कैसे भी करके। चलिए तो तीसरा देखते हैं, इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है भैया आपका द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। दोस्तों द्विवेदी युग के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, द्विवेदी जो युग है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये 1900 से 1922 तक चला था, यानी कि इसकी जो अवधि है लगभग 22 साल रही है इसकी। ठीक है, तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो कितनी है भैया, 18 जो 1900 से है आपकी, 1900 ईस्वी से 1922 तक, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक थी इसकी कालावधि द्विवेदी युग की। अब इसके हम आपको प्रवर्तक बताते हैं, कौन थे भैया इसके प्रवर्तक, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए साथ ही साथ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कह सकते हैं, इन्हीं का नाम था वो भी। ठीक है, इसे शायद थोड़ा सही दिखने में नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं इसी से कर देता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इनके नाम पर ये द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ठीक है, इतनी बात, इतनी बात समझ गए, द्विवेदी युग भी हो गया आपका। अब बात आती है शुक्ल युग की। शुक्ल युग जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित होने वाला है हमारा, यानी कि चौथा जो आता है वो है आपका शुक्ल युग, शुक्ल युग, शुक्ल युग। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा भैया, ये आपका शुरू हुआ था, ये आपका देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप फंस जाते हो, यहाँ पर आप फंस जाते हो। ये कैसे करके हम लिखें भैया, शुक्ल युग। अब देखिए शुक्ल युग के दो नाम हैं, एक तो इसको शुक्ल युग भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका होता है छायावाद युग। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि अगर आपसे शुक्ल युग पूछ ले, आपने शुक्ल युग को मानकर याद कर रखा है, तो आप तो लिख दोगे कि हाँ भैया 1938 से जो 1922 से 1938 तक इसकी काल अवधि है, आप बता दोगे ऐसे करके। लेकिन आपने छायावाद तो पढ़ा ही नहीं, अब छायावाद पढ़ा नहीं तो छायावाद में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये छायावाद कहाँ से आ गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या होता है भैया, आपका छायावाद युग होता है, छायावाद युग। ठीक है, और इसकी काला अवधि जो भैया है ये है आपकी 1922 से 22 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, तक, इतनी। ठीक है, अब शुक्ल युग के प्रवर्तक, लो भाई शुक्ल युग के प्रवर्तक भी लिख देते हैं। तो जो शुक्ल युग के भैया जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये थे। अब देखिए इतनी बातें हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पर, जो इसका
पांचवा है, 6 मैंने बताए थे, देखिए 5 मैंने मुख्य रूप से बताए थे, छठा जो था वो स्वतंत्रतोत्तर युग था, जो कि भैया क्या है, स्वतंत्रतोत्तर युग। ये जो है भैया 1947 से अब तक हमारा चलता आ रहा है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शुक्लोत्तर युग की बात कर लेते हैं। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। अब देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है, ये आपसे शुक्लोत्तर युग आपको लिखा दे दे, तो आपसे पूछे भैया शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम बताओ, तो आप बोल दोगे छायावादोत्तर युग। अगर छायावादोत्तर युग का दूसरा नाम आपसे पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया छायावादोत्तर युग का दूसरा नाम होता है शुक्लोत्तर युग। इस प्रकार से आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं इसका दूसरा नाम भी इसके सामने लिख देता हूँ, यानी कि छायावादोत्तर युग में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, छायावादोत्तर युग, ठीक है। अब इसकी कालावधि जो भैया है, ये है आपकी 1938 ईस्वी से 1947 तक। अब 1947 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आपको याद रखनी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पे इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए, ये इतना जितना आपको मैंने बताया है, ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। शुक्लोत्तर युग तक, शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग कहा जाता है। अब इनसे रिलेटेड जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं कल बनाऊंगा, तो उसमें जो कल हम लेक्चर लेंगे हिंदी का, उसमें मैं आपको बताऊंगा इनसे रिलेटेड जो ये आपको मैंने युग बताए हैं, इनसे रिलेटेड कौन सी ऐसी रचनाएं, ऐसी कृतियां हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कुछ हो जाए, इंटर में पहुंच जाओ, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंच जाओ, वो आपको याद रखनी है, जरूर से जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए एक और बताता हूं मैं, एक और बताता हूँ, जो अभी हमारा छूट रहा था, कौन सा है, स्वतंत्रतोत्तर युग, इसके बारे में हम बात करते हैं, स्वता, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं भैया,